हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम ईएमटी का अपना नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देन मैग्नेटाइजेशन, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, सरफेस बाउंड करंट, वॉल्यूम बाउंड करंट, इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इन मैग्नेटाइजेशन को समझने के लिए, जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन में वॉल्यूम बाउंड करंट जीरो होता है, सरफेस बाउंड करंट नॉन जीरो क्यों होता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन में सरफेस बाउंड करंट एंड वॉल्यूम बाउंड करंट दोनों ही नॉन जीरो होती हैं, ऐसा क्यों होता है। मैग्नेटाइजेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होगा, हमें एक्चुअल में उससे क्या मिल रहा है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। इन मैग्नेटाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसको हम 12th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बट वहां इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ते। आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करें, इन डेप्थ तक हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था कि जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते थे तो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, अपोजिटली चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। उससे रिलेट करता हूँ जिससे इजी हो जाएगा समझना। अपोजिटली चार्ज जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट हो जाते हैं, और इनके बीच का सेपरेशन अगर मैं कह दूं आर हो जाएगा। तो जी हाँ, हम इसको कह देते हैं पोलराइज हो जाता है। पोलराइज जिसमें डाइपोल मोमेंट हम क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन। इन द सिमिलर वे, सेम कंडीशन में यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होता है। यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उनके बीच के सेपरेशन को यहाँ हम पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम या स्मॉल एम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल एम से डिनोट करते हैं ये। हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड में डिफाइन करते हैं। सो a magnetic dipole is a system having two equal and oppositely magnetic poles. जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहते हैं, ऐसे सिमिलर वे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक सिस्टम है टू इक्वल एंड अपोजिटली मैग्नेटिक पोल्स का, जो कि सेपरेटेड होता है स्मॉल डिस्टेंस से। और इसके एग्जाम्पल हम बोले तो बार मैग्नेट हो जाएगा, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सोलेनोइड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, So magnetic dipole possesses a quantity called magnetic dipole moment. So magnetic dipole एक क्वांटिटी को पोजेस करता है जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जो कि सेपरेट होते हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस। जिसका हमारा एग्जांपल जैसे बार मैग्नेट तो हम रियल लाइफ में कई बार देखोगे। एक हमारा ये नॉर्थ पोल होता है और एक हमारा साउथ पोल होता है, जिनके सेपरेशन हम कुछ डिफाइन कर देते हैं। लेट आई से आर और पोल स्ट्रेंथ एम, इफ आई से देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब एक कंफ्यूजन आता है कई बार, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कई बुकों में कैपिटल एम से डिफाइन कर रखा है, कई जगहों पे स्मॉल एम से कर रखा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल एम इनटू सेपरेशन, ये तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब कई जगहों पे स्मॉल एम से डिनोट कर रखा है, हम उसको भी समझेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। यहाँ अब चार्ज से डिफाइन कर रखा है, और अब कई जगहों पे इस तरीके से डिफाइन कर रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल एम और इनको चार्ज इनटू सेपरेशन। इससे कंफ्यूज ना हो, हमारा मेन काम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम बोल सकते हैं अ मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और जिसके बीच का सेपरेशन 2L है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2L। हम बोलेंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ QM एंड देयर मैग्नेटिक लेंथ 2L। उसके लिए हम डिफाइन करेंगे, अब ये तो हम समझ गए, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू, एक ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसका पोल स्ट्रेंथ हमने QM और ये माइनस QM, और जिसकी सेपरेशन 2L। हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन, मैग्नेटिक डाइपोल। magnetic dipole moment is defined as a product of magnetic pole strength and magnetic
लेंथ। सो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, इसको हम डिफाइन करते हैं पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। So magnetic dipole moment is defined as a product of magnetic pole strength and magnetic length. Hence हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू देयर सेपरेशन। और एन कैप ये डायरेक्शन शो कर रहा है, जिसकी साउथ, जैसे हमें पता हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी, साउथ से नॉर्थ थी, हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव थी। सो हियर यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। सो ये यूनिट वेक्टर अलाइन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ पोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे मैं कहूं ये तुम्हारा यूनिट नॉर्थ पोल प्लस एम माइनस एम और इनके बीच का सेपरेशन आर है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करेंगे एम वेक्टर से और इसको डिफाइन करेंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, और इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। एसआई यूनिट की बात करें सो एम्पेयर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर 0 ए इनवर्स। नाउ हम इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए डिफाइन करेंगे। सो मैग्नेटिक डाइपोल और अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब जैसे हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे जनरेट होता है, जैसे हमें पता है कि कोई सर्कुलर वायर है उसमें चार्ज फ्लो हो रहा होंगे, चार्ज फ्लो होने से करंट आएगा, करंट आने से मैग्नेटिक फील्ड आएगी और मैग्नेटिक फील्ड के आने से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो उसके अंदर पोल्स आएंगे, पोल्स और उनके बीच में कुछ सेपरेशन हो तो उसके करस्पॉन्डिंग हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जिसमें कंसीडर अ सर्कुलर लूप जिसका रेडियस आर है, जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है। सो हम उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से और डायग्राम बनाता हूं। सो सपोज ये करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें मैं तो मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स द प्लेन है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द प्लेन। अब यहाँ देखो स्मॉल एम से कर रखी है, अब इससे कंफ्यूज मत होना, बस मैं ये करूँ स्मॉल एम वेक्टर से या कैपिटल एम वेक्टर से। सो हम मैग्नेट एंड एरिया ऑफ द लूप पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया। So magnetic dipole moment current into area. So magnetic dipole moment is also defined as current into area. For a current carrying loop और उसके करस्पॉन्डिंग हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं करंट इनटू एरिया। सो करंट इनटू एरिया एंड हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया वेक्टर डॉट एन कैप फॉर अ कॉइल ऑफ एन। अगर एन कॉइल की बात करें हम, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम एरिया इंक्लूज बाय द कॉइल लेंगे। सो टॉर्क होना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर हम टॉर्क की बात करें टॉर्क होना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सपोज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो कोई एंगल थीटा बनाता है, सो विद द डाइपोल मोमेंट, सो हम बोलेंगे उस पर फोर्स क्या लग, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन साउथ पोल चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सो इससे होगा क्या, इसके अंदर टॉर्क है। जैसे हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट फोर्स 0 होता है बट नेट टॉर्क नॉन जीरो आता है। इन द सिमिलर वे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर किसी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर नेट फोर्स तो 0 होगा बट नेट टॉर्क नॉन जीरो होगा। अब उसी टॉर्क की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स हम बोलेंगे चार्ज पोल स्ट्रेंथ इनटू एंड पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड
नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बोलेंगे 2l साइन थीटा, देन एक्चुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ना इसकी, और अगर मैं इसकी सेपरेशन की बात करूं तो ये तुम्हारा 2l होगा, सो ये तुम्हारा कंपोनेंट हो जाएगा 2l साइन थीटा, और हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन इनटू बी साइन थीटा, सो हम इसको लिखेंगे एम बी साइन थीटा, या फिर हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी वेक्टर, एम क्रॉस बी वेक्टर, सो टॉर्क को हम लिख सकते हैं एम क्रॉस बी वेक्टर, सो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एंड हम बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा या फिर एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। नाउ अगर हम इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। नाउ अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं, सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हम बोल सकते हैं टॉर्क अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो उनके बीच में टॉर्क 0 हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलरली अलाइन हुए तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं तो उसके अंदर टॉर्क लगता है, अब कुछ उस टॉर्क को किस मैग्नेटिक डाइपोल को किसी पर्टिकुलर एंगल में अलाइन करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसी के करस्पॉन्डिंग हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। सो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा, थ्रू एन एंगल थीटा, सो हम बोल सकते हैं जैसे ये तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर है और ये किसी एंगल थीटा पे अलाइन है, थीटा पे अलाइन है, सो वर्क डन टू रोटेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, सो हमें टॉर्क तो पता है एम वी साइन थीटा इंटू डी थीटा, सो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव टाइम्स डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन जो करेंगे, सो हम एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, सो एम एंड बी, सो हम बोल सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, सो हम u के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे माइनस एम बी माइनस cos थीटा, सो माइनस cos थीटा, सो u इज इक्वल टू एम बी cos थीटा। नाउ हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, सो जस्ट 1 मिनट, सो माइनस एम बी cos थीटा, सो माइनस एम बी cos थीटा। नाउ हमें पता है u इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी वेक्टर, माइनस एम डॉट बी वेक्टर, सो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी या फिर एम बी cos थीटा। सो हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वह वर्क डन स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम डिफाइन करते हैं u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी वेक्टर, u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी वेक्टर और u इज इक्वल टू माइनस एम बी cos थीटा। अगर हम इसके बाद उसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करें, सो यहां देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अलाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, सो
पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी आएगी. सो दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज मिनिमम. और इसी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. और स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. और मैग्नेटिक डाइपोल को हम रखते हैं अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड. सो पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या है, cos 180 -1, सो -1 प्लस एम बी, माइनस प्लस, सो प्लस एम बी. सो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. नाउ सो हम बोल सकते हैं कि किसी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पर रोटेट करने के लिए या किसी एंगल पर ले जाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ता है, वर्क बाय डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस एम डॉट पी. या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यू इज इक्वल टू, अगर हम किसी एंगल θ1 से θ2 में ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन कितना होगा, यू इज इक्वल टू एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. सो अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. सो फॉर अ शॉर्ट, अब इसका हम डायरेक्ट, क्योंकि हम ये 12th में ऑलरेडी पढ़ के आए, जस्ट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जैसे ये माइनस एम और ये प्लस एम, और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना किसी एक्सियल पॉइंट, जैसे लेट आई से दिस पॉइंट पी पे. सो इसके लिए एक्सियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट के लिए हम ये यूज किसके लिए करें, फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल. सो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m by r cube. In the similar way मैग्नेटिक डाइपोल फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस एम प्लस एम, और ये सेपरेशन, और ये पी है. फॉर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, सो बी इक्वेटोरियल के लिए हम डिफाइन करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4πm by r. हाँ, एक पॉइंट और, मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा. सो डायरेक्शन ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट. यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो डायरेक्शन ऑफ magnetic field along a axial point is in the same direction as of magnetic dipole, but equatorial point पे direction of equatorial field opposite होगा magnetic dipole के. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको डिफाइन करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट पर शॉर्ट डाइपोल के लिए म्यू नॉट अपॉन 4π2m 2m by r cube. मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट म्यू नॉट अपॉन 4πm by r cube. ये एक्सियल पॉइंट पे, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे. यहाँ फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा किसके जैसा, अलोंग मैग्नेटिक डाइपोल. या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल. नाउ इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. सो मैग्नेटिक डाइपोल हम डिफाइन करे हैं चार्ज इनटू देयर सेपरेशन, और करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया. किसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क m क्रॉस b लगता है, और या फिर टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी. मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट म्यू नॉट अपॉन 4π2m by r cube. मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट म्यू नॉट अपॉन 4πm by r cube. नाउ
अब हम अगला जो कि हमें पढ़ना था मैग्नेटाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ते हैं। जो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उन सबको समझने का मेन रीजन था हमें मैग्नेटाइजेशन को समझने के लिए। सो वो सब हमारा बेसिक समझा। अब हमारा जो मेन पॉइंट था मैग्नेटाइजेशन को समझना, अब हम उसको समझते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैग्नेटाइजेशन। सो एवरी एटम्स बिहेव्स लाइक अ टिनी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। हमें पता हर एक एटम बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक तो ऑर्बिटल मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की और एक स्पिन मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की। अगर हम बात करें इन एन अनमैग्नेटाइज्ड स्पेस में, अगर कोई मटेरियल अनमैग्नेटाइज है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। सो देयर नेट मैग्नेटिक इफेक्ट इज नियरली जीरो। हमें पता है कि कोई अनमैग्नेटाइज मटेरियल है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, जिससे उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक इफेक्ट इज कम्स आउट टू बी जीरो। बट अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर लगा देते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे डाइपोल अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। सो उससे क्या होता है, मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइज हो जाता है, मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये जैसे देखो, ये यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मटेरियल है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में लगाया तो सभी के सभी डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। नाउ डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है? सो मैग्नेटाइजेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी मैग्नेटाइजेशन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जिसको हम डेल्टा एम से डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कंटेन इन अ वॉल्यूम। सो कितने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कंटेन्ड करता है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम, उसको हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन इज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सो मैग्नेटाइजेशन, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कंटेन्ड इन अ वॉल्यूम, कंटेन्ड इन अ वॉल्यूम, कंटेन्ड इन अ वॉल्यूम। अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें, सो मैग्नेटाइजेशन डीएम बाय डीवी, डीएम बाय डीवी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, सो एम्पियर पर मीटर, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। और अगर डायमेंशन की बात करें, सो एम एल इनवर्स टी की पावर 0 ए इनवर्स। क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हमारा क्या, हमने मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन कर रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैग्नेटाइजेशन को हम डिफाइन कर रखे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और हम फिजिकल मीनिंग और समझे मैग्नेटाइजेशन का, और अच्छा फिजिकल मीनिंग क्या होगा, एक्चुअल में हमें इससे फील क्या आ रही है मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन को हम बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इनसाइड अ वॉल्यूम। मींस कितने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है किसी मैग्नेटिक मटेरियल में। अगर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ज्यादा है, मींस लार्ज वैल्यू ऑफ एम, मींस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अलाइन हुए सेम डायरेक्शन में बहुत ज्यादा। और किसी मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कम है, मींस उसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो कम अलाइन हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आई होप कि आप समझ पाए हो। सो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे एक मटेरियल है हमारे पास, सो कोई अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में, जिससे इनका नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो आता है, जिसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। अब मैं क्या करूं कि इसमें किसी मैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं अप्लाई कर देता हूं, जैसे सपोज करो मैंने इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये सभी मैग्नेटिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। सो हमें मैग्नेटाइजेशन से ये इंफॉर्मेशन पता चलता है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है। अब मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ज्यादा है, मींस वह मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ज्यादा अलाइन हुआ है। और किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कम है, मींस उस समय ये पता चला है कि उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल कम अलाइन हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। नाउ अब हमारे पास मैग्नेटाइजेशन भी
दो टाइप से होते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन होता है। सो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन की बात करें, सो मटेरियल इज यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज, कोई मटेरियल यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज होगा अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है। मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है मींस हम कह सकते हैं कोई मटेरियल यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज होगा अगर उसका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द स्पेसिमेन। मींस किसी मटेरियल के अंदर उसका मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट है। सो ऑल मैग्नेटिक डाइपोल हैव, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सभी मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सभी सेम डायरेक्शन में भी अलाइन है, एंड सेम डाइपोल डेंसिटी, और सभी डाइपोल की डेंसिटी भी सेम है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। सो और यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन जिसमें मैग्नेटाइजेशन हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट होगा, और इसमें क्या होगा, सभी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे। अगर हम इसके बाद बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी की बात करें, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम एक तो सरफेस बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं और एक वॉल्यूम बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। सो बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी की बात करें, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज सिलेंडर। जैसे यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज सिलेंडर के अंदर अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब उसके अंदर एक सरफेस बाउंड करंट होता है, एक वॉल्यूम बाउंड करंट होता है। सो हमें पता है वॉल्यूम बाउंड करंट यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन में जीरो होता है, बट सरफेस बाउंड करंट नॉन जीरो होता है। अब इसका रीजन समझते हैं, क्योंकि ईच मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव लाइक अ टिनी करंट लूप। हमें पता है ईच मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बिहेव करता है टिनी करंट लूप की तरह। सो इनसाइड द मटेरियल एडजेसेंट करंट लूप्स कैंसिल ईच अदर। सो एडजेसेंट लूप एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो बगल से मतलब आसपास के जो एडजेसेंट करंट लूप है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ओनली द आउटर सरफेस करंट रिमेन्स, जो बाहर की सरफेस की तरफ होते हैं ना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उनकी उनका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होता। ओनली आउटर सरफेस करंट रिमेन्स, मींस आउटर सरफेस पे जो रहते हैं उनका करंट नॉन जीरो होता है। देयरफॉर द मटेरियल बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड। सो इसीलिए हम बोलते हैं मटेरियल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोलेनॉइड की तरह, जिसके अंदर कैरिंग करंट अराउंड इट्स सरफेस, जिसके अंदर करंट कैरी कर रहा होता है किस पे, सरफेस पे। सो सरफेस पे करंट डिफाइन कर हो रहा होता है, सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं के बी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन कैप। के बी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन कैप, जिसमें एन कैप आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और इसको और के बी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन वेक्टर। एम क्या है, तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन है, एन क्या है, तुम्हारा आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। जैसे तुम्हारे पास कोई सरफेस होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसको आउटवर्ड जो एरिया वेक्टर होगा, जो आउटवर्ड होगा उसको हम आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। और इसके अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सो के वी इज इक्वल टू एम साइन थीटा। अब इसके बाद इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करें, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मींस मैग्नेटाइजेशन और और यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो सरफेस बाउंड करंट मैक्सिमम होगा। सो बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी, के वी इज इक्वल टू एम होगी। अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो है, मींस हम बोल सकते हैं मैग्नेटाइजेशन एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, सो सरफेस करंट डेंसिटी हमारी जीरो आती है। नाउ हम अगला हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन मींस हर एक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, जिनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यूनिट वेक्टर सब कुछ सेम होगा, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल इज नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज इफ, अगर हम मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज कब कहेंगे, जब मैग्नेटाइजेशन पोजीशन के साथ चेंज होता है। जैसे एक पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन कुछ और है, दूसरे पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन कुछ और है, तीसरे पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कुछ और है।
और मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सो हम बोल सकते हैं मटेरियल इज नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज इफ चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मींस इसकी वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। और डाइपोल डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, डाइपोल की डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंट रीजन पोजेसेस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वैल्यू होगी किसकी, मैग्नेटाइजेशन की। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, डायग्राम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, सो जिसमें एक तो ये वैल्यू आ रही है, तो इसके बाद थोड़ा और इंक्रीमेंट, फिर थोड़ा और डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू, फिर इससे थोड़ा और कम, इससे और कम, इससे और कम। सो ये डायग्राम हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन का। एम वेक्टर इज इक्वल टू एम एक्स बाई जेड। नाउ हम वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी की बात करें, सो कंसीडर स्मॉल एलिमेंट इनसाइड अ नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मटेरियल। सो कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट inside a non-uniformly magnetized material and जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट एंड नेगेबरिंग मॉलिक्यूल करंट नो लॉन्गर कंप्लीटली कैंसिल ही जाता। मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन में नियर बाय नियर बाय करंट लूप एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा था, बट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन में नियर बाय करंट लूप एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। देयरफॉर नेट करंट अपीयर्स इनसाइड द मटेरियल, इससे नेट करंट अपीयर होता है इनसाइड द मटेरियल। दिस करंट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाउंड करंट। इस करंट को हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम बाउंड करंट। सो कंसीडर स्मॉल एलिमेंट इनसाइड अ नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मटेरियल जिसकी वैल्यू चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड नेगेबरिंग मोलिकुलर करंट लूप नो लॉन्गर कैंसिल ईच अदर। सो हम बोल सकते हैं नेट करंट अपीयर्स इनसाइड द मटेरियल। इससे क्या होता है, नेट करंट हमें अपीयर होता है इनसाइड द मटेरियल। दिस करंट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाउंड करंट। हमें पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन में नेट करंट इनसाइड द मटेरियल जीरो हो जा रहा था, इसलिए हमारी वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी जीरो आ रही थी। बट नॉन सरफेस बाउंड करंट डेंसिटी नॉन जीरो आ रही थी। बट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन में वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी एंड सरफेस बाउंड करंट डेंसिटी दोनों ही नॉन जीरो आती। अगर हम बात करें IB, जो कि हमारा वॉल्यूम बाउंड करंट है, IB इक्वल टू लाइन इंटीग्रल m डॉट dl। और m अगर हम इसमें स्टोक्स थ्योरम यूज करें जिसमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है, सो IB इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस m डॉट ds। बट हमें पता IB इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल JB डॉट dA। सो हम इसको कंपेयर करके देखें और तो हमें मिलता है JB डॉट ds इज इक्वल टू डेल क्रॉस m डॉट ds। सो दोनों को कंपेयर करने पे हमें वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी मिलती है JB इज इक्वल टू m क्रॉस डेल क्रॉस m वेक्टर, वेयर JB हमारा क्या है, वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी। वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी, या फिर बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। नाउ अगर हम इसकी समरी, सो यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन की अगर हम समरी को बोलें, सो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए, सो यूनिफॉर्म के लिए मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म के लिए वेरीज करेगा पोजीशन के साथ। सरफेस बाउंड सरफेस करंट यूनिफॉर्म में प्रेजेंट होगा, नॉन यूनिफॉर्म में भी प्रेजेंट होगा। बाउंड वॉल्यूम करंट यूनिफॉर्म में जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म में नॉन जीरो होगा। कर्ल ऑफ M यूनिफॉर्म में जीरो आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में नॉन जीरो आएगा। अब नाउ हम रिलेशन की बात करें BHM, इसको हम एक लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो डिफरेंट हमारे पैरामीटर्स उनको हमने सबको डिटेल में डिस्कस करा था। सो V मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी V को हम डिफाइन करते हैं V इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M वेक्टर। V इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M वेक्टर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं V वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M वेक्टर, वेयर H इसमें हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, M हमारा मैग्नेटाइजेशन है। सो H वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M वेक्टर। इसमें B को हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी V वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M वेक्टर। नाउ हम इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें, सो मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस बाउंड करंट KB इज इक्वल टू M क्रॉस N वेक्टर, वॉल्यूम बाउंड करंट JB इज इक्वल टू डेल क्रॉस M,
और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। नाउ हमारा नेक्स्ट था, आई होप कि हम इसको एम्पियर्स लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइज मटेरियल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, फिर मैग्नेटाइजेशन, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन का फिजिकल मीनिंग, जिसमें सरफेस बाउंड करंट के बी इक्वल टू एम क्रॉस एन कैप, वॉल्यूम बाउंड करंट जी बी इक्वल टू डेल क्रॉस एम, फिर वॉल्यूम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इन सबको डिटेल वे में समझ लिया है। और हर एक चीज को हमने बेसिक से उठाया, ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्टली चीजों को डिफाइन कर दिया। हर एक चीज को पहले मैग्नेटिक डाइपोल को समझा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को समझा, फिर उसको करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, हमें वो क्या बता रहा है, एक एक चीज को बहुत बेसिक से समझा है। आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। जहां कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँ। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके सभी दोस्तों के साथ, जिससे मुझे भी और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट आपके सामने दे सकूं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।